पाकिस्तान को छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी की संजू सैमसन और करुण नायर इस टीम का हिस्सा होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजय हजारे जो कि एक वनडे फॉर्मेट टूर्नामेंट है, उसमें 389 की औसत से रन बनाने के बावजूद करुण नायर को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा भारत के लिए पिछले 2 साल में वनडे के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद सिराज का भी नाम इसमें नहीं है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, नीतीश कुमार रेड्डी को भी पिक नहीं किया गया। तो क्या अंदरूनी सियासत की वजह से बाहर हुए हैं करुण नायर, और क्यों आखिरी वनडे और आखिरी T20 में शतक लगाने के बाद भी नहीं लिए गए संजू सैमसन? जानेंगे और भी बहुत कुछ आज की इस खास वीडियो में। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को लेकर बहुत सी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिनका राब्ता उन खिलाड़ियों से है जो इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। संजू सैमसन, करुण नायर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी टीम में चुने जाने की संभावना तो थी, लेकिन इनका पत्ता कट गया। तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताया जाए कि आखिर मसला क्या है कि इन सभी को टीम में जगह नहीं मिली, बावजूद इसके कि इन्होंने कोई औसत दर्जे का प्रदर्शन नहीं किया था। चलिए एक एक करके सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले वो नाम जिसके लिए गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आमने सामने थे, वो थे संजू सैमसन, जिन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और उस मैच में न केवल शतक बनाए बल्कि मैन ऑफ द मैच भी बने। विडंबना ये है कि उसके बाद वो वनडे मैच खेले ही नहीं और इसी वजह से उनको टीम में नहीं रखा गया। भाई अगर उनको वनडे खिलाते तो अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और तब उनको सिलेक्ट नहीं करते तो समझ में आता। ऊपर से ये खबर आ गई कि गौतम गंभीर उनको पंत की जगह टीम में चाहते थे, और अब ऊपर से केरल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी में शामिल नहीं करने का जो फैसला था, उसको चैंपियंस ट्रॉफी में संजू की सिलेक्शन न होने से जोड़ा जा रहा है। संजू सैमसन के पिता ने बोला कि केसीए में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे बेटे से नफरत है, और दिक्कत ये आ रही है कि विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलने की वजह से ही उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं किया गया। इसलिए केरल क्रिकेट एसोसिएशन सवालों के घेरे में है। स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में छवि एक खबर के अनुसार इसके जवाब में केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि संजू सैमसन ने 3 दिवसीय तैयारी का कैंप अटेंड नहीं किया था, और केसी के प्रेसिडेंट जयेश जॉर्ज ने मीडिया को बताया कि यह एक बल्लेबाज तय नहीं करेगा कि वो जब मन चाहे तब केरल के लिए खेल ले। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने बताया कि एक मुश्किल निर्णय है जो बल्लेबाज लगातार शतक पर शतक बनाता जा रहा है और इसके बावजूद उसको टीम में नहीं लिया गया। इसकी एक बड़ी वजह है ऋषभ पंत का गेम चेंजर होना, और ऋषभ पंत एक बाएं हाथ के बल्लेबाज तो हैं और शायद एक अच्छे विकेट कीपर भी, लेकिन वो कई मायनों में सैमसन से अच्छे बल्लेबाज नहीं हो सकते। अगर इस पूरे वाक्य का एक निष्कर्ष हम दें, यानी कि जो हमारा ओपिनियन है कि संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी विजय हजारे ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी, केरल क्रिकेट एसोसिएशन से उनके संबंध, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल का राइज, और बीसीसीआई की पॉलिसी कि डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, और संजू सैमसन ने तो सेशन ही अटेंड नहीं किया। अब बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में शतक पर शतक बनाकर बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी टीम में एंट्री नहीं कर पाए करुण नायर की। सबसे पहले देखते हैं कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने क्या बोला है। उनके अनुसार जो बल्लेबाज डोमेस्टिक में 700 से ऊपर की औसत बनाते हैं, हमारी उनसे बात हुई, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस वक्त में इंडियन टीम में जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो खिलाड़ी चुने गए हैं उनकी औसत 40-45 के बीच में, लेकिन दुर्भाग्यवश आप सभी को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं कर सकते। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनको किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने या फॉर्म खराब होने पर कंसीडर किया जाएगा। हालांकि करुण नायर ने बताया कि वो अभी भी भारतीय टीम में वापसी का सपना देखते हैं। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में इस साल विदर्भ के लिए खेलते हुए करुण नायर पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, जहां उन्होंने 8 पारियों में 390 की औसत और 124 की स्ट्राइक रेट के साथ 779 रन स्कोर किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में करुण नायर ने बताया कि ऑब्वियसली भारतीय टीम में वापसी की पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में रहती है। अगर आप देश के लिए खेलना चाहते हैं तो आपको सपने देखते रहने होंगे, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स हैं। सपने, लेकिन ये मोटिवेशन का काम करते हैं। जब गावस्कर से पूछा गया तो उन्होंने स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में बोला कि आप नायर को कहां पर फिट करेंगे। उनको टीम में खिलाने के लिए राहुल या श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ेगा। राहुल तो सेकंड कीपर के तौर पर टीम में खेलेंगे, और 2023 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है, और श्रेयस अय्यर ने जैसा परफॉर्म किया है विजय हजारे ट्रॉफी में, तो उनका बाहर होना बनता ही नहीं है। इसलिए करुण नायर को सिलेक्ट नहीं किया गया है। अगर बात करें इस पूरे कर्मकांड के निष्कर्ष की, तो अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी करुण नायर को टीम में शामिल नहीं करने की वजह जो हमारे समझ में आ रही है वो ये है, पहला, टीम में करुण नायर अगर शामिल होते भी तो प्लेइंग 11 में खेल पाना मुश्किल है। दूसरा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के साथ अगर करुण नायर खेलते हैं तो फिर हार्दिक के साथ साथ एक और गेंदबाज कम हो जाएगा। तीसरा, नायर की परफॉर्मेंस विजय हजारे ट्रॉफी के बाद से नजर में आई है, जबकि केएल राहुल ने वर्ल्ड कप में अच्छा किया, साथ ही श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप 2023, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में इन दोनों की जगह करुण नायर को टीम में लाना बनता ही नहीं। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। भारत के लिए पिछले 2 सालों में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करने वाले मोहम्मद सिराज को बाहर बिठा दिया गया है। इस पर भी हंगामा हुआ, लेकिन इसकी वजह एकदम सिंपल है।
जैसा कि आर अश्विन ने अपने YouTube चैनल में बताया है कि आपको टीम में नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो लेवल है, आपका जो कैलिबर है, आप उसके हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात कुछ अटपटी है, क्योंकि भारत ने तो 2024 में केवल श्रीलंका के खिलाफ ही वनडे सीरीज खेली थी। इसके बाद से तो भारत टेस्ट सीरीज खेलने में लगी, जहाँ सिराज ने कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि व्हाइट बॉल में अर्शदीप सिंह ने अपना लेवल बढ़ाया है और दुबई की पिच पर 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना सही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी है और कुछ ओवर डालने का जिम्मा हार्दिक पांड्या ले ले, तो ऐसे में मोहम्मद सिराज की टीम में जगह नहीं बन पाएगी। 2022 के बाद से 71 विकेट ले चुके मोहम्मद सिराज को टीम में नहीं शामिल करने पर जब रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि मोहम्मद सिराज केवल नई बॉल के साथ ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि भारत ने अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। तो ऐसे में तीसरे चेंज के लिए हार्दिक पांड्या उपयुक्त ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी देते हैं। इसके आगे रोहित शर्मा ने भी बताया कि सिराज के सिलेक्शन को लेकर लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लेकिन हम केवल 3 पेसर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर भी है। जब यही सवाल नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड देख करके लगता है कि उन्होंने ऑलराउंडर्स को ज्यादा अहमियत दी है। सिद्धू ने आगे बताया कि टीम के पास 4 ऑलराउंडर है, ये टीम अच्छा कर सकती है, लेकिन अगर मुझे 4 तेज गेंदबाज चुनने हो तो मैं मोहम्मद सिराज को जरूर रखूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि सिराज को टीम में आपको इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आप पिछले बार 4 स्पिनर लेकर के वेस्ट इंडीज गए थे, जिनमें से एक यानी चहल को मौका ही नहीं मिला। तो ये तो रही एक्सपर्ट्स की राय। अगर आप हमारे ओपिनियन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 150 से ऊपर ओवर्स डालने के बाद भी सिराज का औसत उतना अच्छा नहीं रहा और कई मौकों पर उनकी इकॉनमी भी 3.5-4 से ऊपर रही। यही वजह है एक थकावट भरे दौर के बाद जहां उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है तो उनको टीम में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और साथ ही टूर्नामेंट भारत को दुबई में खेलना है, जहाँ अगर आपके पास नई गेंद के लिए ऑलरेडी 3 पेसर्स हैं तो वहाँ पर सिराज कहाँ पर खेल पाएंगे, क्योंकि सिराज टीम की कंटेंशन में नहीं थे। इसलिए उनको इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे मैचेस में भी मौका नहीं मिला, क्योंकि भारत को दुबई की धीमी पिच पर टूर्नामेंट खेलना है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि भारत वरुण चक्रवर्ती के साथ जा सकता है, हालांकि दुबई में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सभी को याद होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप, परसों हुए T20 मैच में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन देखते हुए दिनेश कार्तिक ने हैरानी जताई है कि क्यों उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि टीम के पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी 3 जडेजा, सुंदर और अक्षर पटेल तो ऑलराउंडर है। इंडिया टुडे में छवि खबर के अनुसार सिलेक्टर्स वरुण चक्रवर्ती को टीम में लेने के मूड में थे, लेकिन चीफ सिलेक्टर अगरकर ने अनुभव को ध्यान में रखते हुए वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट नहीं किया। यही कुछ नीतीश रेड्डी के लिए भी कहा गया। 2023 वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई तो उनका बैकअप नहीं मिल पाया, यानी कि एक ऑलराउंडर नहीं मिल पाया। इसलिए इस बार भी बीसीसीआई पर सवाल उठ रहे हैं कि उनके पास अगर नीतीश रेड्डी के तौर पर एक अच्छा बैकअप ऑलराउंडर था तो उनको टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि उनका डोमेस्टिक सर्कल में प्रदर्शन अच्छा रहा है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा ही खेल दिखाया है, खास करके कि तब जब वो उनका पहला दौरा था। अश्विन ने बोला कि अगर नीतीश रेड्डी टीम में होते तो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते और कुलदीप 9 पर, उसके बाद 2 तेज गेंदबाज होते, यानी भारत को 4 बॉलर और 2 स्पिनर खिलाने का मौका मिलता। अश्विन ने आगे बोला कि गौतम गंभीर नीतीश रेड्डी से ज्यादा वरीयता सुंदर को इसलिए देते हैं क्योंकि सुंदर को वो एक बेहतर बल्लेबाज मानते हैं। हालांकि अश्विन की पहली बात तो सही है कि नीतीश रेड्डी को हार्दिक के बैकअप के तौर पर होना चाहिए, लेकिन मसला उनकी दूसरी बात से, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है कि सुंदर प्लेइंग 11 में होंगे ही, और अगर होंगे तो इसलिए होंगे क्योंकि दुबई की धीमी पिच उनको मदद करेगी। सिराज और नीतीश रेड्डी क्योंकि तेज गेंदबाजी करते हैं तो सारे मैच दुबई में होने वाले, यही वजह है कि दोनों का चयन टीम में नहीं हुआ है। अगर यही टूर्नामेंट सेना देश में होता तो दोनों टीम के अंदर होते और वाशिंगटन सुंदर बाहर। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने अपने चयन न होने को सही ठहराया है और उनके अनुसार वो इस बात से दुखी हैं कि वनडे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। परसों पहला T20 खत्म होने के बाद जब उनसे चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन न होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि उनको हर्ट क्यों होना चाहिए, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो टीम में होते। उन्होंने अच्छा नहीं किया और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो T20 में अच्छा स्कोर कर रहा हो, शतक पर शतक बना रहा हो, वनडे में जरूर अच्छा करता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ इसका उल्टा हुआ है। सूर्य नॉर्मली वनडे में नंबर 6, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चुनी गई है उसमें इतने सारे ऑप्शन है कि सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को देखते हुए भी उनका प्लेइंग 11 में खेलना मुश्किल है और हाई प्रेशर सिचुएशन में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 2023 का फाइनल इसकी एक मिसाल है। अगर इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष निकालें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीफ सिलेक्टर, कोच और कप्तान जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों सेम पेज पर हो, और जरूरी भी है ताकि नए विचारों को जगह मिल सके। और जो टीम चुनी गई है वो कुछ सोच समझ करके ही चुनी गई है, क्योंकि आप केवल 15 खिलाड़ियों का ही चयन कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खिलाड़ी तो बाहर होंगे ही, लेकिन हमारा मानना अभी भी कि ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी नहीं है। ऋषभ पंत के खेलने का अंदाज एग्रेसिव जरूर है, लेकिन वो रिस्की भी है, जिसकी जरूरत फिलहाल तो वनडे फॉर्मेट में उतनी नहीं है जितना कि T20 या डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में। बाकी खिलाड़ियों का चयन नहीं होना वाजिब है। भारतीय टीम का हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिनमें आंकड़ों के साथ हमने खिलाड़ियों को मिला करके प्लेइंग 11 बनाई है। अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि टीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ,
हार्दिक और बुमराह का रिप्लेसमेंट गायब है और एक चीज कम पड़ रही है, वो है दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक